हेलो एंड नमस्कार टू ऑल माय यूपीएससी फ्रेंड्स। वेलकम यू टू परीक्षा सारथी। मैं आपका सारथी नितेश शाह आप सभी का यूपीएससी पीवाईक्यू एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। हम लगभग सभी टॉपर से सुनते हैं कि पीवाईक्यू एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, पर कोई हमें डिटेल में बताता नहीं कि ये एनालिसिस करना कैसे है। तो इसीलिए एनालिसिस करने के नाम पर हम पीवाईक्यू को सॉल्व करना चालू करते हैं और सॉल्व करके समझ लेते हैं कि एनालिसिस हो गया, जो कि बिल्कुल गलत स्टेप है। एनालिसिस का मतलब होता है हर क्वेश्चन को लेयर बाय लेयर डिकोड करना, जिससे हमें पता चले कि ये क्वेश्चन का पूरा 360 व्यू है क्या। और इस वीडियो में हम आज यही करेंगे कि हम पॉलिटी के पीवाईक्यू के क्वेश्चंस को लेयर बाय लेयर डिकोड करेंगे और पॉलिटी के क्वेश्चंस को हम अपने लिए इजी बनाएंगे आज के लेक्चर में। और इस एनालिसिस को अगर आप समझ गए तो आपका आने वाला जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है उसमें आप इजीली बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि आपको आने वाले क्वेश्चंस के बारे में पहले ही जानकारी हो चुकी होगी। और ये क्वेश्चंस का प्रेडिक्शन हवे में नहीं होगा, इस क्वेश्चंस के प्रेडिक्शंस का वन एंड ओनली सोर्स है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो बिना टाइम पास किए चलिए शुरू करते हैं। यूपीएससी पीवाईक्यू एनालिसिस ऑफ पॉलिटी, जाने एनालिसिस करने का एकदम सही और सटीक तरीका। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि 2013 से लेके 2022 तक पॉलिटी में कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आए हैं। इससे हमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी पता चल जाएंगे, जिससे हमें तैयारी करने में इजी होगा। तो फर्स्ट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से एक क्वेश्चन आया आज तक। आप बोलोगे सर क्वेश्चंस तो बहुत हैं। हाँ है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के क्वेश्चन कभी पॉलिटी में डाल दिए जाते हैं तो कभी हिस्ट्री में, इसलिए नंबर्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से 3 क्वेश्चन आए हैं। सेंट्रल स्टेट रिलेशन 3 क्वेश्चन। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट 6 क्वेश्चन। डीपीएसपी से 11 क्वेश्चन। फंडामेंटल ड्यूटी से 4 क्वेश्चन। फंडामेंटल राइट्स से 7 क्वेश्चंस। आप सोचोगे सर क्वेश्चंस इतने कम क्यों हैं? सर क्वेश्चन इतने कम तो नहीं हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर में चले जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस हिस्ट्री में चले जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन डिवाइड हो जाते हैं, जिससे पॉलिटी के क्वेश्चंस हमें कम लगते हैं, पर होते नहीं हैं। क्वेश्चंस इससे ज़्यादा ही हैं। और मेजर है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के 6 क्वेश्चन। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ यूनियन गवर्नमेंट के 10 क्वेश्चंस। यूटीज़ के 1, शेड्यूल ट्राइब्स के 2, पार्लियामेंट के 23, जुडिशरी का 11, प्लानिंग कमीशन से 2 और अदर कॉन्स्टिट्यूशन डायमेंशन से 1। तो लगभग टोटल 122 क्वेश्चन आए हैं, और ये मिनिमम है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, पर जब हम क्वेश्चंस को डिवाइड करते हैं तो कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर में चले जाते हैं, कुछ हिस्ट्री में, कुछ अलग अलग सब्जेक्ट्स में भी चले जाते हैं। इसलिए ये मिनिमम 122 क्वेश्चन आए हैं। अब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं हमारे लिए। और प्रीलिम के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो फर्स्ट है साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सेंटर स्टेट रिलेशन, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल राइट्स। किसी पे क्वेश्चन आए ना आए, पर इन तीनों पे क्वेश्चन डेफिनेटली हर साल आएंगे। जुडिशरी एंड लास्ट इज पार्लियामेंट। तो ये 5-6 टॉपिक हैं जिन्हें हमें एकदम थरोली करना पड़ेगा अगर हमें पॉलिटी में बेस्ट टू बेस्ट मार्क्स स्कोर करना है तो। चलिए अभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। और हाँ, मैं क्वेश्चंस में आंसर क्या है वो आपको नहीं बताऊंगा, वो सबको पता है और वो आप कहीं से भी ले सकते हैं। पर आंसर ऐसा कैसे है, आंसर यही क्यों है, और ये क्वेश्चन क्यों आया है, और इसका 360 व्यू क्या है, ये सब हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो आपको कोई नहीं बताएगा, सिर्फ मैं और परीक्षा सारथी चैनल ही बताएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्स्ट, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्लाइज इंफॉर्मेशन ऑन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, क्लोजर, रिट्रेंचमेंट एंड ले ऑफ्स इन फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग वर्कर्स। ये 2022 का क्वेश्चन है, और 2022 में ईपीएफओ का नोटिफिकेशन आया था और उसका एग्ज़ाम भी हुआ था, और यूपीएससी के प्रीलिम एग्ज़ाम के 10 दिन पहले इसका रिज़ल्ट भी आया था। तो ये इतना न्यूज़ में रहने के कारण
इतना न्यूज़ में रहने के कारण इसके ऊपर क्वेश्चन आया है और एकदम इजी क्वेश्चन है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हुआ, रिट्रेंचमेंट, ले ऑफ्स को कौन कंप्लाई करता है। तो भाई सिंपल, इसका आंसर सिंपल है। अगर किसी ने भी बेसिक पढ़ा रहेगा तो उसका आंसर एकदम कोई भी बता देगा कि भाई इसका आंसर है लेबर ब्यूरो। लेबर ब्यूरो। हम यहाँ आंसर तो डिस्कस करने आए नहीं हैं, तो पढ़ते हैं अदर्स ऑप्शंस। तो सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस, अगर कोई यूपीएससी का सीरियस कैंडिडेट होगा, इसे पता होगा सीएसओ सिर्फ स्टैटिक्स बनाने का काम करता है, इसका इम्प्लीमेंटेशन इस सब में इसका कोई लेना देना है नहीं। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन है इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, क्या कोई भी डिपार्टमेंट किसी के डिस्प्यूट को सुलझाएगा? नहीं भाई, उसके लिए जुडिशरी है, उसके लिए अलग कोर्ट है, उसके लिए लेबर कोर्ट्स बने हुए हैं, इसका डिपार्टमेंट से कोई लेना देना है नहीं। नेक्स्ट है नेशनल टेक्निकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो कोई टेक्निकल बंदा नॉन टेक्निकल यानी लेबर्स को क्यों ट्रीट करेगा? बेसिक सा क्वेश्चन है। तो बचा कौन? लेबर ब्यूरो। और वैसे भी किसने अगर बेसिक पढ़ा होगा तो उसका आंसर लेबर ब्यूरो पे ठीक हो ही जाएगा। अगर आप में से कोई यूपीएससी एस्पिरेंट ये सोचता है कि हम पढ़कर प्रीलिम मेंस इंटरव्यू क्रॉस कर लेंगे, तो भाई ये बिल्कुल गलत सोच है और शायद ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से हम प्रीलिम क्रॉस नहीं कर सकते। पढ़ने के साथ साथ अदर एस्पेक्ट्स भी हैं जिससे हमें ध्यान देना पड़ता है, जो कि प्रीलिम में बहुत काम आता है। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि सिर्फ 30 से 35 क्वेश्चन तक ही और मैक्सिमम 40 क्वेश्चन तक हम पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं। बाकी बचे दो 60 क्वेश्चन हैं, ये सॉल्व सर कहाँ से करोगे आप? इसके लिए आपको एनालिटिकल पावर होना चाहिए, इसके लिए आपको रिस्क लेना आना चाहिए। और रिस्क कैसे लेना है और रिस्क में नेगेटिविटी कैसे कम करनी है, ये हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, जिससे आपका एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा होगा। और ये एनालिसिस सिर्फ उसको ही समझ में आएगा जो यूपीएससी के लिए सीरियसली पढ़ाई कर रहा हो। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस एनालिसिस को देख के हम प्रीलिम क्रॉस कर लेंगे, तो भाई ये गलत है। इस एनालिसिस को समझने के लिए भी आपका बेसिक्स, आपका एनसीईआरटी क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, कोल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस, ये ऐसा क्वेश्चन है जिस पे जो कहीं पे भी नहीं लिखा और जो करंट अफेयर में भी शायद मुश्किल से कहीं दिखा हो, पर ऐसा क्वेश्चन तो आ गया, उसे सॉल्व भी करना है, तो कैसे करेंगे? और ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जो भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, जो फ्रीक्वेंटली करंट अफेयर्स में नहीं दिखे हैं पर वो पूछ लिए गए हैं, इसका मतलब है कि वो क्वेश्चन और उसके ऑप्शंस इजी है। अगर ऑप्शंस 3 से ज़्यादा है तो इसका मतलब वो कंफर्म 100% वो क्वेश्चन बहुत इजी है। बस आपको बेसिक दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे। अगर आपका बेसिक्स क्लियर है तो आप ऐसे क्वेश्चन जो भले आपने कहीं नहीं पढ़े, आपने कहीं नहीं देखे, पर आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। कैसे समझते हैं? इन इंडिया व्हाट इज़ द रोल ऑफ कोल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस, 2022 का ये क्वेश्चन है और ये मुश्किल से किसी करंट अफेयर में दिखा था, पर ये पूछ लिया गया और इसको सॉल्व भी किया गया। अब कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं? देखिए अब नाम से पता चल रहा है कि कोल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ये कोल से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं इनको वो कंट्रोल करते हैं और ये गवर्नमेंट बॉडी होगी। बस फर्स्ट ऑप्शन। सीसीओ इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ कोल स्टैटिक्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कॉमन सी बात है, अगर आप कोल के बारे में सब देख रहे हो तो आप इसके लिए स्टैटिक्स भी प्रिपेयर करोगे, आप इसके लिए प्लान भी बनाओगे, तो ये ऑप्शन तो एकदम सही है। सेकंड, इसमें आपका सिर्फ लॉजिक लगेगा, लॉजिक और बेसिक क्लियर होना चाहिए बस। इट मॉनिटर्स प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैप्टिव कोल एंड लाइटनिंग ब्लॉक्स। अब कोल से रिलेटेड डेवलपमेंट का काम भी यही बॉडी देखेगी, क्योंकि ये कॉमन सेंस है। It hears any objection to the government notification relating to acquisition of coal bearing areas. अगर किसी कंपनी को या आम जनता को गवर्नमेंट के कोल बियरिंग एरियाज से कोई ऑब्जेक्शन है, तो क्या ये बॉडी उसका ऑब्जेक्शन सुन सकती है? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वेट कीजिए। फोर्थ, इट इंश्योर दैट कोल माइनिंग कंपनीज डिलीवर द कोल टू द एंड यूज़र इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम। तो क्या एक कोल बॉडी जो कि गवर्नमेंट बॉडी है और ये किसी को डिलीवर हुआ कि नहीं हुआ टाइम पे, ये देखना तो ये बिज़नेस का काम है। तो क्या गवर्नमेंट बॉडी जो कोल रिलेटेड एक्टिविटी में ध्यान देती है, उसके ऊपर मॉनिटर करती है, तो क्या ये ध्यान देगी कि इसका डिलीवर हुआ कि नहीं हुआ? ये बिज़नेस में घुसेगी? लॉजिकल बात है भाई, क्यों कोई गवर्नमेंट बॉडी सीधा बिज़नेस में घुसेगी? अगर टाटा कंपनी ने कहीं से कोल निकाला तो इससे निकाल लिया, तो अभी कोल ऑर्गेनाइजेशन का काम यहाँ ख़त्म हो जाता है। बस उसे ये देखना था कि कितना निकाला, कैसे निकाला।
अभी टाटा कंपनी इसका क्या करेगी, इसको कहाँ भेजेगी, ये देखना थोड़ी इसका काम है। बेसिक है भाई, लॉजिक है। तो ये ऑप्शन तो कतई नहीं होगा, तो 4 कट गया। अब देखते, अगर ये 4 गलत है तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब बचा ए और सी। आंसर इसका 3 है। ये मैं आपको आंसर बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि आंसर तो कॉमन है, पर आंसर कैसे आया और आंसर क्यों आया ये ज़रूरी है, समझिए। एक कोल रिलेटेड बॉडी, अगर गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन से किसी पब्लिक को कोई कंप्लेन है, तो क्या इनिशियली एक गवर्नमेंट बॉडी जो कोल के रिलेटेड सारे मैटर्स देखती है, क्या वो ऑब्जेक्शन नहीं सुन सकती? सिर्फ सुनना है, उसे डिसीजन नहीं देना है, क्योंकि डिसीजन देने का काम जुडिशरी में आता है। सिर्फ सुनना है, तो क्या नहीं सुन सकती? कॉमन सी बात है भाई, सुन सकती है। तो बस बात ख़त्म। 3, एग्ज़ाम में आपको बेसिक ऐसे ही दिमाग लगाना पड़ेगा, पर शर्त यह है कि आपका दिमाग उस समय एकदम शांत, एकदम काम होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका दिमाग वहाँ अशांत हुआ तो कसम से आप इतने डिटेल में सोच ही नहीं पाओगे, और जब सोच नहीं पाओगे, अपने बेसिक्स को याद नहीं कर पाओगे, अपने लॉजिकल पावर का यूज़ नहीं कर पाओगे, तो प्रीलिम्स नहीं निकाल पाओगे। लिख के ले लो। अब देखिए, इफ़ अ पर्टिकुलर एरिया इज़ ब्रॉट अंडर द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट। मतलब अगर कोई भी एरिया 5th शेड्यूल में जाना चाहता है तो उसके क्या फ़ायदे होंगे और वो क्यों जाना चाहता है। तो अगर आपको बेसिक पता होगा तो 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, 2 शेड्यूल होते हैं जहाँ पे ट्राइबल एरियाज़ को मॉनिटर किया जाता है, मैनेज किया जाता है। और 5th शेड्यूल में लोकल पीपल्स के पास ज़्यादा पावर होती है कंपेयर टू 6th शेड्यूल। और ट्राइबल पीपल्स में मेन दिक्कत ये होती है कि आउटसाइडर्स वहाँ जाते हैं और वहाँ के लोगों में, वहाँ के कल्चर में इंटरफेयर करते हैं, और ख़ासकर वहाँ के लैंड खरीदते हैं, बेचते हैं, कंपनीज वहाँ जाती है और फिर गलत काम होता है। और अगर आपको ट्राइबल को बचाना है तो पहले उनके बेसिक राइट्स को बचाने होंगे, उनके लैंड्स को बचाने होंगे, उनके फॉरेस्ट को बचाने होंगे। इसीलिए 5th शेड्यूल को बनाया गया कि ट्राइबल्स के जो लैंड है उसे हम अच्छे से मॉनिटर कर पाएँ और उसे किसी को बाहर वाले को ना दिया जाए। अब ऑप्शंस पढ़ते। फर्स्ट, दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफ़र ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल। वेरी गुड। सेकेंड, दिस वुड क्रिएट अ लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी इन दैट एरिया। अरे भाई, लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी तो पूरे इंडिया में है, उसमें 5th शेड्यूल का क्या काम। नेक्स्ट, दिस वुड कन्वर्ट द एरिया इनटू अ यूनियन टेरिटरी। अच्छा, मतलब अगर आप किसको 5th शेड्यूल में डाल तो यूनियन टेरिटरी हो जाएगा। इसका मतलब तो अरुणाचल प्रदेश और अदर जो उसके आजू बाजू के एरिया है वो भी जाओ 5th शेड्यूल में, तो ये भी गलत। नेक्स्ट, द स्टेट हैविंग सच एरिया वुड बी डिक्लेयर ए स्पेशल कैटेगरी स्टेट। ऐसे कैसे भाई, अगर आपने किसी को 5th शेड्यूल में डाल दिया तो स्पेशल कैटेगरी हो जाएगा। तो बिहार भी खुद को स्पेशल कैटेगरी मांग रहा है, इसका मतलब उसको 5th शेड्यूल में डालना पड़ेगा? नहीं भाई, ये भी गलत है। तो आंसर क्या आएगा? दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल। क्योंकि भाई आदिवासी लोग हैं और उनका जो भी काम है, उनका लैंड से बहुत लेना देना है, वो लैंड से ज़्यादा कनेक्टेड हैं। कोई बाहर की कंपनीज या बाहर के लोग आए और इलीगली उनका लैंड ले गए तो फिर वहाँ के पूरे एरिया में दिक्कत हो जाएगी। और ये क्वेश्चन आया क्यों? क्योंकि लद्दाख 5th शेड्यूल में जाने की मांग कर रहा है, वहाँ पे उसका प्रोटेस्ट चालू है और ये बहुत वाइड और बहुत फेमस न्यूज़ था, इसलिए ये आया है। तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये एनालिसिस सिर्फ उनको ही समझ में आएगा जिनका बेसिस क्लियर है, जिनका करंट अफेयर क्लियर है। क्योंकि ये जो 35 से 40 क्वेश्चन है, अगर ये आपको अच्छे से आ रहे हैं और आपको सिर्फ ये 60 को टैकल करना है, तो ये 60 आप इजीली टैकल कर पाओगे अगर आप इस वीडियो को कंटिन्यूस फॉलो करते हो। तो अगर आप ये 35-40 भी नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब है आप में दिक्कत है, तो फिर ये वीडियो आपके कोई काम का नहीं, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाओगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The Indian Sanitation Coalition is a platform to promote sustainable sanitation and is funded by the Government of India and the World Health Organization. अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो एक बुक में कहीं कॉपी में नोट कर लो ये बात, और ये आगे भी मैं आपको बताते जाऊंगा कि कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में अगर किसी वर्ल्ड लेवल इंस्टीट्यूशंस का नाम आता है, चाहे WHO हो, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, कोई भी हो, 95% वो क्वेश्चन और वो ऑप्शन गलत होंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने पूरा 10 साल के पेपर को इतना डीप एनालाइज किया है जितना आप सोच भी नहीं सकते। तो 95% चांस है कि वो क्वेश्चन हमेशा गलत होंगे, और ये मैं आपको आगे प्रूफ करता जाऊँगा। पॉलिटी में नहीं तो इंटरनेशनल रिलेशन के PYQ में आएंगे, तब देखते जाएंगे।
तो ये बात हमेशा दिमाग में रख लेना। और 95% इसका चांस है, अगर 5% हुआ भी गलत कर देना भाई, 5% रिस्क तो लेना पड़ेगा, पर 95% चांस है कि वो आपका ऑप्शन गलत ही होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन क्या है, द इंडिया सैनिटेशन कोलिजन इज़ ए प्लेटफॉर्म टू प्रमोट सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड इज़ फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको नहीं समझ रहा कि इसमें करना क्या है और आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही है, तो आप आंख बंद करके इस ऑप्शन को गलत कर सकते हो। रीज़न वही है कि भाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ऑप्शन में, तो ये गलत होगा। अब बोलोगे आप सर ये तो एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट है सर, एब्सोल्यूट स्टेटमेंट तो है, पर इसको मैं प्रूव करूँगा, आने वाले लेक्चर्स में आपको मैं प्रूव करूँगा। सेकेंड, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर इज एन एपेक्स बॉडी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड प्रोवाइड इनोवेटिव सोल्यूशन टू द एड्रेस ऑफ चैलेंजेस ऑफ द अर्बन एरिया। ये बेसिक ऑप्शन है, ये राइट ही हो जाएगा। इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अर्बन अफेयर है तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन में उसका हेड होगा ही होगा, तो इसमें आपको ज़्यादा सोचने वाली बात है नहीं, इसलिए इसका आंसर होगा ओनली 2। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट। तो परसुएंट टू द रिपोर्ट ऑफ एच एन सान्याल कमिटी द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 पास्ट, नहीं पता। आगे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्व्स। हाँ, ये पता है कि भाई ये लक्ष्मीकांत में भी दिया है और ये सही है, तो ये राइट है। ये पता नहीं, इससे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। अगर आपका करंट अफेयर क्लियर है और बेसिक भी क्लियर है, तो कहीं पे भी संविधान में ये डिफाइन नहीं है कि भाई सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है, तो उसका मतलब है ये थर्ड तो गलत हो गया। आगे, इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर टू मेक लॉज ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के रिगार्डिंग लॉ बनाने का पावर क्या पार्लियामेंट के पास है? कन्फ्यूजन है थोड़ा, पता नहीं। चलिए आगे बढ़ते। तो थर्ड हमारा क्वेश्चन गलत था, तो थर्ड तो गया। फर्स्ट और सेकंड तो सही है, और फोर्थ मेन है। फोर्थ में क्या है कि क्या इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर टू मेक लॉस ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो लॉ बनाने का पावर तो सिर्फ पार्लियामेंट के पास ही होता है, कोर्ट तो लॉ बनाएगा नहीं। कोर्ट सिर्फ बताएगा कि भाई क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, उसको सज़ा कैसे मिलेगी और क्या मिलेगी, पर उसके ऊपर पूरा डिटेल में लॉ बनाना ये तो पार्लियामेंट ही करेगा। तो ये लॉजिकल भी सही है। तो भाई ये क्वेश्चन, इसलिए आंसर आएगा आपका 1, 2 एंड 4। और ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने पढ़ा है और का बेसिक क्लियर है तो आपका ये क्वेश्चन ईजिली बन जाएगा। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स एंड लीगल फर्म्स are recognized as advocates, but corporate lawyer and patent attorneys are excluded from recognize. Next question, with reference to India consider the following statement. Government law officers and legal firms are recognized as advocates, but corporate lawyers and patent attorneys are excluded from recognition as advocates. Second, Bar Council have a power to lay down the rules relating to the legal education and recognition of law college. अब ये क्वेश्चन आया क्यों? क्योंकि बार काउंसिल न्यूज़ में था। बार काउंसिल क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि इनके सिलेबस में कुछ तो चेंज करना था, इसलिए बार काउंसिल न्यूज़ में था। पर इतने लार्ज अमाउंट में न्यूज़ में नहीं था, पर हाँ न्यूज़ में बेस बना हुआ था। नेक्स्ट, तो इसका आंसर क्या है? 1, 2, बोथ 1 and 2 और नाइदर 1 and 2। अब देखते हैं, गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स एंड लीगल, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स एंड लीगल फर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट, बट कॉर्पोरेट लॉयर एंड पेटेंट अटॉर्नीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिकॉग्निशन एज एडवोकेट्स। अगर आपने बेसिक भी नोटिस किया होगा तो हर गाड़ी के पीछे एडवोकेट ही लिखा होता है, इसमें ये नहीं लिखा होता कि ये कॉर्पोरेट लॉयर है या पेटेंट अटॉर्नीज से। तो एडवोकेट भारत में जो भी बेसिक लॉयर की पढ़ाई करेगा उसे एडवोकेट कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन तो गलत है, ये ऑप्शन गलत है। और सेकंड, बार काउंसिल पावर है, बार काउंसिल का पावर है कि भाई सारे एजुकेशन को वो लीगल एजुकेशन और रिकॉग्निशन ऑफ लॉ कॉलेज कर सके, और ये न्यूज़ में भी था, तो ये आंसर तो वैसे भी सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2 सेकेंड। नेक्स्ट,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बेसिक है, लक्ष्मीकांत से पे है, तो इसे हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम उस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे जो आपके बेसिक बुक को पढ़ के हो जाएगा। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासीफाई द मिनिस्टर इनटू 4 रैंक्स। अभी इतना ही पढ़ के ये समझ में आ जाए कि भाई संविधान में कहीं पे भी मिनिस्टर को क्लासीफाई नहीं किया गया है कि ये कैबिनेट मिनिस्टर होगा, ये स्टेट, ये इंडिपेंडेंट चार्ज वगैरह वगैरह। तो ये पढ़ के ही लग रहा है कि भाई ये गलत है, क्योंकि पूरा हमने लक्ष्मीकांत पढ़ा है। कैबिनेट मिनिस्टर सिर्फ एक जगह मेंशन है, और सिर्फ मेंशन है, डिफाइन तो है ही नहीं, तो यहाँ पे ये गलत हो जाता है। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन द लोकसभा। ये पढ़ा हुआ है, ये बेसिक है, इसलिए आपको पता होना चाहिए, तो ये सही है। उसका आंसर क्या होगा? ओनली 2। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा। ये भी हमारे बेसिक बुक से है, लक्ष्मीकांत से, तो इसे भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन अगर आपकी बेसिक बुक से सॉल्व हो रहे हैं उसे डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं। डिस्कस हम तब करेंगे जब एग्ज़ाम आने वाला होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस के ज़रिए ही हम आने वाले क्वेश्चंस को खींच सकते हैं, समझ सकते हैं और उसे अंदाज़ा लगा सकते हैं, और मैं गारंटी लिख के दे सकता हूं कि आपका अंदाज़ा 60% एक्यूरेट होगा, और वो हम साथ में करेंगे, इसलिए नो टेंशन। आगे बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग। एंटी डिफेक्शन बहुत न्यूज़ में रहता है, अभी भी है, 2022 में भी था, 21 में भी था। The law specifies that the nominated legislature cannot join any political party within 6 months of being appointed to the house। 2022 में इसलिए 21-22 में इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो हैं वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे, और एंटी डिफेक्शन को बहुत बड़ा पुश मिला था उस टाइम पे, इसलिए न्यूज़ में था। द लॉ स्पेसिफाइज दैट नॉमिनेट लेजिस्लेचर कैन नॉट जॉइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months ऑफ बीइंग अपॉइंटेड टू द हाउस। नहीं भाई, ये तो लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है कि भाई अगर आपको नॉमिनेटेड हो तो आपको 6 महीने के अंदर ही किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना होगा। जैसे कि हमारे एस जयशंकर साहब हैं, फॉरेन मिनिस्टर, वो भी नॉमिनेटेड हैं। वो कहाँ से एमपी हैं? तो वो हैं राज्यसभा एमपी गुजरात से, और मेंबर कहाँ के हैं? बीजेपी के। उन्हें 6 महीने के अंदर आपको पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी। द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज़ टू डिसाइड अ डिफेक्शन केस। हाँ, ये भी लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है कि भाई स्पीकर के पास या फिर चेयरमैन के पास कोई लिमिटेड टाइम नहीं है कि भाई आपको 2 महीने के अंदर ही आपको डिफेक्शन केस को सॉल्व करना है, इसलिए केस लंबा चलते जाते हैं, और पॉलिटिकल पार्टी जो रूलिंग होती है उनका हमें ज़्यादातर फ़ायदा होता है। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर द ओनली ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट who are allowed to participate in the meetings of Parliament of India। तो भाई हाँ, इनको पावर है कि आप पार्लियामेंट की मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, पर ये ओनली नहीं है, और भी ऑफिसर्स हैं जिनके पास पावर होती है कि आप पार्लियामेंट्री मीटिंग अटेंड कर सकते हो, जैसे कि कैग को भी अलाउ है कि आप भी मीटिंग में बैठ सकते हो, तो ये ओनली नहीं है, तो ये गलत हुआ। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट विच अपॉइंट हिम रिजाइन। इसका मतलब है कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिन्होंने मिलके उसे अपॉइंट किया है प्रेसिडेंट के द्वारा, अगर वो रिज़ाइन कर देते हैं तो क्या अटॉर्नी जनरल को भी रिज़ाइन करना पड़ेगा? हाँ, रिज़ाइन तो करना पड़ेगा, पर ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग मैंडेटरी नहीं है। ज़रूरी नहीं कि वो अगर रिज़ाइन करना ही पड़े, अगर आने वाली गवर्नमेंट उनको रखना चाहती है तो वो रहेंगे, उन्हें रिज़ाइन नहीं करना पड़ेगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो जाता है। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा नाइदर 1 और 2। नेक्स्ट, with reference to the writ issued by the court in India, consider the following statement. Mandamus will not lie against a private organization unless it is entrusted with a public duty. Mandamus का मतलब क्या होता है? वी कमांड, मतलब कमांड दे रहे हैं। क्या गवर्नमेंट क्या कोर्ट किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को कमांड दे सकती है? गवर्नमेंट सिर्फ कोर्ट सिर्फ कमांड दे सकती है सरकारी ऑर्गेनाइजेशन को जो काम नहीं कर रहे हैं। तो ये बात सही है कि मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस, जब तक कि वो किसी सरकारी काम के लिए अपॉइंट ना हुआ हो, तो ये बात सही है। सेकंड, मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन दो इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी। ना, ये बात गलत। अगर
कोई भी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है तो उस पर मैंडेमस अप्लाई कर सकती है कोर्ट। तो ये बात एकदम गलत है और ये बात एकदम सही है। नेक्स्ट, एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी पिटिशनर टू मूव द कोर्ट टू ऑब्टेन अ रिट ऑफ क्यू वारंटो। हाँ, क्यू वारंटो ये हैबियस कॉर्पस नहीं, हैबियस कॉर्पस में होता है कि आपका कोई रिलेशन होना चाहिए उस बंदे से, पर क्यू वारंटो में कोई भी पब्लिक माइंडेड पर्सन जो है कोर्ट में जा सकता है क्यू वारंटो इशू कराने के लिए। तो ये बात भी सही है, मतलब 1 और 3 सही है, इसलिए इसका आंसर आएगा 1 और 3। लास्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एज पर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा द इलेक्शन ऑफ डिप्यूटी स्पीकर शैल बी हेल्ड ऑन सच डेट एज द स्पीकर में फिक्स। मतलब डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन तभी होगा जब स्पीकर वो डेट फिक्स करेंगे। तो बात सही है, जब स्पीकर डेट देंगे तभी जो है रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अकॉर्डिंग डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन होगा। बात सही है। देयर इज ए मैंडेटरी प्रोविजन दैट द इलेक्शन ऑफ कैंडिडेट एज डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा शैल बी फॉर्म आइदर द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी और द रूलिंग पार्टी। ये मैंडेटरी तो नहीं है भाई, ये मैंडेटरी तो नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाता है। नेक्स्ट, द डेप्यूटी स्पीकर हैज़ द सेम पावर एज अ स्पीकर व्हेन प्रिसाइडिंग ओवर द सिटिंग ऑफ द हाउस एंड नो अपील लाइज अगेंस्ट हिज रूलिंग। बरोबर, ये बात भी सही है, पावर तो दोनों का सेम है अगर वो कुर्सी बैठ जाते हैं तो। नेक्स्ट, द वेल एस्टेब्लिश पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ डेप्यूटी स्पीकर इज दैट द मोशन इज मूव्ड बाय द स्पीकर एंड ड्यूली सेकेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपने बेसिक लक्ष्मीकांत का पार्लियामेंट चैप्टर भी पढ़ा होगा तो ऐसा कहीं मेंशन ही नहीं है कि डेप्यूटी स्पीकर के अपॉइंटमेंट के लिए इज द मोशन इज मूव्ड बाय द स्पीकर और सेकेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ऐसा नहीं होता। तो ये भी गलत है। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 ओनली। तो चलिए इसी के साथ 2022 का समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 2021 के PYQ डिस्कस करते हुए। लेक्चर कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, और कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं आपको समझाने में, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, बाय बाय।